Judge Patna High Court to deliver the chief guest comments. सभा में उपस्थित सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि मैं अपने परम पूज्य गुरु डॉक्टर के पोद्दार के इस सभा में आप सबों से अनुमति चाहता हूं कि मैं आपको हिंदी में संबोधित करूं। और इसका कारण यह है कि मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया वो यही कहा कि अंशुमान, ये भारतवर्ष आजाद हो चुका है, अब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं। ये सही है कि अंग्रेजी कानून की भाषा है, सारे राज्यों में अंग्रेजी चलती है, लेकिन हम बिहार के निवासी हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि राजभाषा हमारी हिंदी है और हमें कानून के शब्दों में चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी, हमें समान शक्ति के साथ उसे प्रदर्शित करने की क्षमता होनी चाहिए, बोलने की क्षमता होनी चाहिए। मंच पर उपस्थित कुलपति महोदया, पटना विश्वविद्यालय के डीन संकाय, प्राचार्य, मेरी धर्मपत्नी जी, मेरे गुरु के सुपुत्र एवं गुरु भाई सुशील जी, सभा में उपस्थित मेरे प्रिय गुरु स्वर्गीय श्री केदारनाथ पोद्दार के सभी पुत्र जो उपस्थित हैं, मेरी परम भाग्या भी है वो मेरे पीएचडी के मार्गदर्शक डॉक्टर मोहम्मद शरीफ सर, पीजी हेड, इस विद्यालय के सभी शिक्षकगण और इस महाविद्यालय के सुनहरे भविष्य यानी सभी विद्यार्थीगण जो इस सभा में उपस्थित हैं, जो गुरुकुल में यहाँ वैसे भी शिक्षक हैं, जिनको मैंने भी शिक्षक के रूप में पढ़ाया है, वो भी विद्यालय के शिक्षक या शिक्षिकाएं हो चुके हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपके प्राचार्य ने मुझे आमंत्रित किया और ये बात अनुभूति की है कि जिस कॉलेज के आप, जिस विद्यालय के आप शिष्य हों, जिस कॉलेज के आप विद्यार्थी हों, वो कॉलेज सम्मान के रूप में जब आपको बुलाती है तो कितने बड़े खुशी का क्षण होता है, तो मैं बता सकता हूं। आज मेरे परम प्रिय गुरु केदारनाथ पोद्दार जी ने के सम्मान में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है कॉलेज ने, तो सबसे पहले मैं अपने परम गुरु के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। वो केवल शिक्षक नहीं, अपितु अच्छे पिता, अच्छे पति, अच्छे भाई, अच्छे ससुर और गुरु तो अच्छे थे ही। चूंकि मैंने उनके हर एक रूप को देखा है और लगभग जब से मैं उनके संपर्क में आया सन 1995 से लेकर जिस दिन उन्होंने ये धरती छोड़ी उस दिन तक मैं हमेशा उनके मानसिक संपर्क में रहा और इस कारण भी कि आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी प्रेरणा से हूं, उनके निर्देशन से हूं। मैं आज सभा में आप सबों से स्वीकार करता हूं कि मैं उनका मानसिक और आत्मिक पुत्र हूं। वकालत की जो शुरुआती दिन होते हैं वो कितने कठिनाई भरे होते हैं,
उस कठिनाई भरे दिन में जो साहस, जो संकल्प, जो दिशा निर्देश उन्होंने दिया, या मेरी तरह अन्य शिष्यों को भी देते रहे, वो सचमुच एक प्रेरणा स्रोत है हम लोगों के लिए। वो न केवल एक शिक्षक, प्राचार्य, हेड, उसके अलावे बहुत कुछ थे जिसको हम लोगों ने देखा है विद्यार्थी के रूप में कि किस तरह से बाहर के क्वेश्चन सेटिंग के लिए उनके आते थे बीपीएससी, यूपीएससी, यूजीसी में, यूजीसी के कार्यक्रम में इनको स्पेशल हिंदू विधि के रूप में भारतवर्ष के 5 विद्वान जनों में इनका नाम हुआ करता था, और इनको सुनने के लिए हिंदू विधि में इनके ज्ञान को लेने के लिए विश्व भारत में जहां जहां कार्यक्रम हिंदू लॉ पर होते थे, मेरे गुरु विशिष्ट अतिथि के रूप में वहां बुलाए जाते थे। क्योंकि हम लोग उस समय एलएलएम में उनके शिष्य थे, और गुरु शिष्य परंपरा में यही थी कि गुरु जब भी जाते थे अपने किसी न किसी शिष्य को ले जाते थे, तो शायद उनकी दिनचर्या मेरी दिनचर्या से या मेरी दिनचर्या उनकी दिनचर्या से मिलती थी। इसलिए मैं उन भाग्यशाली शिष्यों में से था कि अगर 100 जगह वो गए होंगे तो 90 जगह मैं उनके साथ जरूर गया। और आज लॉ कॉलेज में जब मुझे क्लास लेने का मौका मिला, तो उन्होंने हिंदू लॉ की बारीकियों की चर्चा की, डिफरेंट जजमेंट्स से उसके कॉन्फ्लिक्ट्स की चर्चा की। उनको हमने फैकल्टी के रूप में देखा, गेस्ट फैकल्टी, जुडिशियल एकेडमी के रूप में देखा। उनको हम लोगों ने लॉ कमीशन के मेंबर के रूप में देखा। मैं स्वयं भी उनके साथ लॉ कमीशन का मेंबर था, और जीवन पर्यंत वो लॉ कमीशन के मेंबर रहे। और ये उनका ज्ञान था कि चेयरमैन के रूप में हाई कोर्ट के जज, वो भी मेंबर के रूप में जब जाते थे तो सम्मान में खड़े हो जाते थे, और उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते थे। उसी तरह से वो गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के एजुकेशनल एडवाइजर भी। उनके किस किस रूपों की मैं चर्चा करूं, शायद मैं दिन भर भी बोलता रहूं तो वो कम पड़ेगा। लेकिन उनकी 2-3 बातें जो बड़ी बुनियादी हैं, जो उन्होंने मुझे विद्यार्थी के रूप में सिखाई हैं, बस उसकी चर्चा मैं आपको करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, वो हमेशा कहा करते थे कि कानून एक अथाह सागर है। वो अपने गुरु की चर्चा अवश्य करते थे, जो पटना विश्वविद्यालय के प्राचार्य हुआ करते थे, विष्णु विनायक देशपांडे। उनकी एक किताब हिंदू विधि शास्त्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पब्लिश है। आप सबों को मौका मिले तो वो अवश्य पढ़िए। और तीसरी बात जो वो कहते थे कि क्लास में अगर कुछ बातें आप झिझक में नहीं पूछते तो गलती करते। कानून का ज्ञान इतना विशाल है, इतना अथाह है, लेकिन हम शिक्षक, आप विद्यार्थियों से सीखते हैं। बिकॉज आप जब जब नई बातें पूछते हैं, तब तक हमें सीखने का मौका मिलता है। मुझे याद है कि जब मैं विद्यार्थी था तो बैकग्राउंड मेरा साइंस का था, फिजिक्स का बैकग्राउंड था, तो मेरे दिमाग में शायद तरह तरह की बातें आती रहती।
उसमें हिंदू लॉ का एक बड़ा प्रासंगिक विषय है जो वर्तमान में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, लेकिन उस समय तक निर्णय नहीं था और अपने उस प्रश्न के कारण मैं कई बार क्लास से बाहर निकाला गया। ये कहते हुए शिक्षक ने निकाला कि आप बहुत फालतू प्रश्न करते हैं, बात है। लेकिन मेरे उस गुरु ने कभी मुझे बाहर नहीं किया और हमेशा लगभग 15 दिन 20 दिन पूछते थे कि आंसर मिला जी? सर अभी तक आंसर नहीं मिल रहा है। वो प्रश्न क्या है मैं आपसे कहता हूं। उन्होंने कहा कि हिंदू विधि में शादी केवल एक ही शादी परमिसिबल है। सेक्शन 5 यही कहता, सभी जानते हैं, वन स्पाउस लिविंग। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, मैंने कहा कि सर ये तो सही है, लेकिन मान लिया जाए कि हस्बैंड और वाइफ शादी हुई और किसी कारण से हस्बैंड ने डिवोर्स का केस वाइफ पे दाखिल कर दिया, वाइफ उसमें उपस्थित नहीं हुई, एक्सपर्टी डिवोर्स हो गया, वाइफ को जानकारी नहीं मिली कि एक्सपर्टी डिवोर्स हो गया है। हस्बैंड ने वकील साहब से पूछा कि अब क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूं? तो वकील ने कहा कि साहब देखिए, कोई भी जजमेंट या डिसीजन जब फाइनलिटी एक्वायर कर लेगा तभी आप शादी कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछा हस्बैंड ने अपने वकील से कि कोई डिसीजन फाइनलिटी कब एक्वायर करता? तो उन्होंने कहा कि ऊपर का कोर्ट सुनवाई कर ले, उसके ऊपर का कोर्ट सुनवाई कर ले, घूमता घूमता मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चला जाए और वहां से फाइनलिटी हो जाए तो फाइनलिटी कही जाएगी। लेकिन अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाए तभी वो फाइनलिटी कही जाएगी। तो पूछा उस हस्बैंड ने वकील से कि ये बताइए कि लिमिटेशन क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ी अजीब बात है, फैमिली कोर्ट एक्ट में तो लिमिटेशन 30 डेज है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में लिमिटेशन 90 डेज, जो अब सेटल हो चुका है। ये आप लोगों का काम है कि आप लोग ढूंढे, मैं बोल नहीं रहा हूं, वो अब सेटल हो चुका, लेकिन उस समय यही था 30 दिन या 90 दिन। तो क्लाइंट ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं 100 दिन के बाद शादी करूंगा, और 100 दिन के बाद वो दूसरी शादी कर लेता है। वाइफ को जब पता चला करे मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, उसने पता किया तो उसे पता चला कि हस्बैंड ने तो डिवोर्स दे दिया, एक्सपर्टी डिवोर्स बन चुका है। तो बड़ी गुस्सा हुई, उसने भी वकील से कांटेक्ट किया। वकील ने कहा कि भाई आपको एक ही उपाय है, आप इसके खिलाफ अपील लें, अपील फाइल करें। पता चला कि अपील उच्च न्यायालय में होगा। उच्च न्यायालय के वकील से उसने कांटेक्ट किया, उच्च न्यायालय के वकील ने कहा कि मैडम लिमिटेशन लग चुका है। तो उन्होंने कहा कोई उपाय है? उपाय तो है, लेकिन अगर उच्च न्यायालय लिमिटेशन कंडोन कर देगी तभी ये मामला सुनवाई होगा, अदरवाइज नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चांस लीजिए। उच्च न्यायालय में मुकदमा दाखिल हुआ, उच्च न्यायालय ने लिमिटेशन कंडोन कर दिया और कंडोनेशन के बाद अपील में हियरिंग कर ली। हियरिंग करने के बाद डिवोर्स तो सेटिस्फाइड। अब क्या हुआ कि उनको एक पत्नी तो पहले से थी जिनका डिवोर्स हुआ था, तो दूसरी शादी कर ली थी, अब उनको 2 पत्नियां हो गई। मैंने यही प्रश्न तो आपने पूछा कि सर अगर इस तरह से हो तो 2 पत्नी हो जाएगी, और दोनों लीगल है। ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़े जा रहा हूं। ये प्रश्न अब सेटल हो चुका है वैसे, लेकिन ये आपका काम है ढूंढना, ऐसा हो सकता है। ऐसे ही लॉ में बहुत से मिसनॉमर हैं, लॉ में ऐसे ही बहुत से मिसनॉमर हैं। हमारे ऑनरेबल पोद्दार सर से अंतिम क्षणों तक एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर नहीं मिला, ना उन्हें ना मुझे। न्यायालय में भी वो प्रश्न भी सेटल नहीं हुआ है, ये भी मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए। वो प्रश्न भी आपसे शेयर कर देता हूं। आप सभी जानते हैं कि हिंदू लॉ में राइट टू पार्टीशन को पार्टनर को एक ही बार परमिसिबल है, वो दोबारा पार्टीशन नहीं कर सकता। ये हम सभी जानते हैं, एवरीबॉडी। ए और बी 2 भाई हैं, एक ही
होती है, एक के लड़के हुए, दो लड़के एक्स और वाई। एक्स जब बालिग हुआ, शादी हुई, 4 सालों के बाद उसने पार्टीशन सीख किया। ए और बी भाई थे, ए का लड़का एक्स और वाई था। एक्स ने शादी के बाद पार्टीशन सीख किया, वो सीख कर सकता था, उसको पार्टीशन मिल गया, वो अपना शेयर लेके अलग हो। बी ने शादी नहीं की थी, ज्वाइंटनेस में बी का भी डेथ हो गया, ए का भी डेथ हुआ। इस पार्टीशन के 20 साल के बाद ए ने हिंदू सक्सेशन एक्ट में देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ ए मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट शैल डिवॉल्व अपॉन हिज heirs। तो जो संपत्ति बी के मरने से ए पर डिवॉल्व हुई थी और सब्सिक्वेंटली एक्स पार्टीशन ले चुका था, तो एक्स का कहना था कि साहब जब ए और बी मर गए तो वो प्रॉपर्टी अब उस पे भी डिवॉल्व होनी चाहिए। तो उसने वकील को दिखाया सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन एक्ट में वकील साहब ने कहा कि हाँ साहब आपका हिस्सा होगा। तो उसने टाइटल पार्टीशन सूट फिर फाइल किया। कोर्ट में डिफेंडेंट के वकील ने कहा कि साहब आप तो पार्टीशन आज से 20 साल पहले लेके निकल चुके हैं, आपको संपत्ति मिल से क्यों मिलेगा, आप पार्टीशन ले चुके हैं। टाइटल सूट में वो मामला डिसाइड हो गया और कोर्ट ने कहा कि साहब वंस यू हैव टेकन पार्टीशन यू कांट डिमांड पार्टीशन। सक्सेशन लॉ कहता है कि द फादर डाइड देन प्रॉपर्टीज आर डिवॉल्व अपॉन द heirs एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो भले ही एक पार्टीशन ले चुका है, लेकिन फादर के डेथ होने के बाद जो प्रॉपर्टी बची वो तो बटेगी या बढ़नी चाहिए लॉ के हिसाब से। कोर्ट ने डिस्कस कर दिया कि दोबारा पार्टीशन हम ले नहीं सकते। अब एज ए लॉयर आपको सोचना है एज ए स्टूडेंट कि वो प्रॉपर्टी उसको कैसे मिलेगी। हम और सर इस बात पर हमेशा लड़ते बोले कि मिलेगी ये भी सर देखिए आपने ने पढ़ाया है वंस पार्टीशन इनको पास नहीं, वो पार्टीशन रीओपन नहीं कर सकता, तो कैसे मिलेगी। तो इस तरह से कई क्वेश्चन, कई मिसनॉमर्स लॉ में हैं। लेकिन आज का दिन मेरे गुरु जी के इस उपलब्धियों का दिन है। मेरा अनुरोध है आप सबों से कि आप सब इस कॉलेज की कीर्ति बढ़ाएं, योगदान दें। और मैंने आपके प्राचार्य से भी अनुरोध किया है कि लॉ की सेइंग एंड लॉ की बिहेविंग में फर्क है। व्हाट द लॉ सेज एंड हाउ लॉ बिहेव्स आर डिफरेंट। तो जो आप सीखते हैं क्लास में उसको टेस्ट करने के लिए कोर्ट जरूर अटेंड करें, अपने विद्यार्थी काल में अटेंड करें। जब आप कोर्ट में जाते हैं तो बहुत सी अच्छी बुरी बातें दिखती हैं, उसकी चर्चा मन से करना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन आप जो ज्ञान क्लास में अर्जित करते हैं कानून की किताबों में, उसका रियल टेस्ट करने वहां जाएं, वहां देखें, वहां सुने कि जो आपने सीखा क्लास में जिन सिद्धांतों को, उस सिद्धांतों की उपयोगिता वो कैसे कोर्ट में हो रहा है, उसको आप अपने फैकल्टी से डिस्कस करें, अपने से डिस्कस करें, अपने गेस्ट फैकल्टी से डिस्कस करें। और लास्टली की इस ऐतिहासिक कॉलेज का जिसने 200 से ज्यादा जजेस उच्च न्यायालय के, 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हजारों हजार जुडिशियल अफसर पैदा किए हैं, उस ऐतिहासिक श्रेणी में आप अपना नाम दर्ज करें। यही मेरी शुभकामना।